आज मैं कॉलेज क्या पहनकर जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा, आज तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? जाना तो है माँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। अलमारी से कपड़े भरे पड़े हैं, फिर भी कह रही हो क्या पहनूं? कुछ भी पहन ले बेटा। अरे नहीं माँ, आज कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए मुझे आज ऐसा बनकर जाना है कि सब मुझे बस देखते ही रह जाए। बेटी तू पहले से ही इतनी सुंदर है, कुछ भी पहनेगी तुझ पर अच्छा लगेगा। तभी कमरे में सफाई कर रही राधिका बोली, माँ मेरे कपड़े कई जगह से फट गए हैं। शालू की अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, मुझे इनमें से कोई एक ड्रेस पहनने के लिए दे दो ना। मेरी बेटी के कपड़ों पर नजर डालती है, काली कलूटी। तुझे पता भी है कितने महंगे महंगे ड्रेस है। अपनी औकात मत भूल, तू इस घर की नौकरानी है, समझी? तू फटे पुराने कपड़े पहनने के लायक है। अब जा यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। हाँ। बेचारी राधिका अपने ही घर में नौकरानी की तरह रहने के लिए मजबूर थी। उसकी सौतेली माँ ललिता और सौतेली बहन शालू उस पर बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन बेचारी राधिका की सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर अपने दिन गुजार रही थी। वहीं दूसरी ओर उसकी सौतेली बहन शालू जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उस कॉलेज में सौरभ नाम का एक लड़का पढ़ता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार। कुछ समय बाद कॉलेज खत्म होते ही शालू सौरभ के बारे में बताते हुए अपनी माँ ललिता से बोली, माँ मुझे सौरभ बहुत पसंद है, मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसका घर परिवार कैसा है, कहीं गरीब घर का तो नहीं है? अरे माँ, मैंने भी कोई कच्ची कोलियां नहीं खेली, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ। सौरभ बहुत अमीर है और अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। उसके पास बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब कुछ है। अगर ऐसी बात है तो कल ही सौरभ को घर बुलाओ। ऐसा पैसे वाला लड़का हाथ से जाना नहीं चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी बिटिया कितनी सयानी हो गई है। अगली सुबह शालू फोन करके सौरभ को मिलने के लिए घर बुलाती है। सौरभ अपने माता पिता को लेकर उसके घर आया, लेकिन साथ में उनके साथ एक बदसूरत लड़का भी था। तभी सौरभ की माँ सुजाता बोली, बहन जी आपकी बेटी बहुत सुंदर है। वैसे भी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। लेकिन क्या बहन जी? देखिए, हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। सौरभ की कुंडली में छोटा सा दोष है, हमने पंडित जी को दिखाया था, उन्होंने इसका हमें समाधान भी बताया। तो फिर आप जल्दी से समाधान करते क्यों नहीं? समाधान इतना आसान नहीं जितना आप समझ रही हैं। दरअसल हमारे साथ जो आपको नौकर दिखाई दे रहा है, इसका नाम मोहन है। पंडित जी ने कहा है, अगर इस नौकर की शादी और अपने बेटे की शादी एक ही दिन एक ही मंडप पर करोगे, तभी सौरभ की कुंडली का दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इस नौकर के लिए कहीं लड़की मिल ही नहीं रही। एक तो इतना बदसूरत है और ऊपर से इतना मोटा, इसलिए इसके लिए लड़की कहीं मिल ही नहीं रही। ये सुनकर ललिता सोच में पड़ गई। मैं इतने अच्छे घर का रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगी। मेरी बिटिया का फ्यूचर का सवाल है, क्यों ना मैं काली खलोटी की शादी इस नौकर से करवा दूं। मुझे दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और पैसे भी बच जाएंगे और मेरी बेटी शालू की शादी भी हो जाएगी। ललिता ने इस बारे में राधिका से पूछना भी जरूरी नहीं समझा। फिर वो राधिका को बाहर बुलाती है और शालू की होने वाली सास सुजाता से बोली, बहन जी अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने समाधान ढूंढ लिया है। ये तो राम मिलाई जोड़ी हो गई। ये हमारी घर की नौकरानी राधिका है, हमें इसकी भी शादी करनी है। बेचारी अनाथ है। मैं तो कहती हूँ अच्छा सा मुहूर्त निकालकर जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मोहन को भी लड़की आखिर मिल ही गई, बिल्कुल इसके जैसी ही है, एकदम काली। बेचारी राधिका कुछ नहीं कह पाई और उसकी शादी बिना उसकी मर्जी जाने तय कर दी गई। उसके बाद ललिता और शालू शादी की शॉपिंग करने में जुट गए। एक दिन ललिता शालू को लेकर ब्राइडल लहंगा खरीदने जा रही थी कि तभी राधिका बोली, माँ मैं भी चलूंगी आपके साथ शॉपिंग करने। तू क्या करेगी हमारे साथ चलकर? घर पर रहकर घर का सारा काम कर, समझी? माँ अब शालू के लिए शादी का लहंगा खरीदने जा रही है, पर मेरी भी तो शादी उसी दिन है, तो मेरे लिए भी ज्यादा महंगा नहीं, सस्ता सा एक लहंगा ला देना। तेरी शादी कौन सा मानी के बेटे से होने वाली है? हाँ, तेरे जैसे नौकर से तो हो रही है। कोई भी पुरानी सी साड़ी पहनकर शादी कर लेना, ब्राइडल लहंगा पहनने की जरूरत नहीं है, काली कलोटी। माँ चलो देर हो रही है, मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी तो खरीदना है।
हाँ बेटी चलो, इस काली कलौटी को तो मैं आकर बताती हूँ। जब देखो अपनी काली शक्ल लेकर सामने आ जाती है। जहाँ ललिता ने अपनी बेटी शालू को शॉपिंग मॉल से इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीद कर दिया, वहीं बेचारी राधिका के पास एक नई सस्ती साड़ी भी नहीं थी जिसे वो शादी में पहन सके। शादी की सारी शॉपिंग करने के बाद शालू ने ब्यूटी पार्लर में महंगा फेशियल करवाया। वहीं बेचारी राधिका घर की साफ सफाई करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद शालू घर लौटी और बोली, माँ देखो कितना बढ़िया निखार आया है, मैंने डायमंड फेशियल करवाया है। शालू बेटा, तुझे फेशियल करवाने की क्या जरूरत थी, तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो, और जब तुम पूरे 1 लाख का ब्राइडल लहंगा पहनोगी तो तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लगोगी। मेरी प्यारी बेटी को किसी की नजर ना लगे, सबसे सुंदर दुल्हन बनकर तैयार होगी मेरी बेटी। दूर खड़ी राधिका ये सब सुन रही थी। उससे रहा नहीं गया और वो शालू से बोली, शालू तुम्हारा रंग तो कितना निखर गया है, डायमंड फेशियल करवाने से ये तो कमाल ही हो गया। अगर डायमंड फेशियल मैं भी करवा लूं तो काली चमड़ी को जितना भी खींच लो वो काली की काली ही रहेगी, उसके ऊपर निखार नहीं आ सकता, तो काली की काली ही रहेगी, समझ गई? मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ, इसलिए फेशियल करवाने से मेरा रंग और निखर गया। आई बात समझ में? ये सुनते ही राधिका रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ देखो ना, कल मेरी शादी है और मेरे पास एक ब्राइडल लहंगा भी नहीं है। मेरी किस्मत कितनी खराब है, मेरी किस्मत में शादी का लहंगा भी नसीब नहीं। क्या काली लोग सच में मनहूस होते हैं? बताओ ना माँ। इतना कहकर राधिका रोते रोते सो गई। तभी राधिका की स्वर्गवासी माँ उसके सपने में आई और बोली, मेरी प्यारी बच्ची देखो मैं आ गई, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे पता है कल तुम्हारी शादी है और शादी में पहनने के लिए तुम्हारे पास लहंगा नहीं है, लेकिन तुम दुखी मत हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा जादुई लहंगा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अगले दिन जब राधिका नींद से जागी, उसने देखा उसके सामने चमचमाता हुआ जादुई ब्राइडल लहंगा था। राधिका ने जैसे ही वो लहंगा पहना, वो परियों की तरह सुंदर दिखने लगी। ये देख राधिका खुशी से झूम उठी और माँ की तस्वीर की ओर देखते हुए बोली, माँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माना आप मेरे साथ नहीं है, लेकिन आपका प्यार और आशीर्वाद इस शादी ब्राइडल लहंगे के रूप में मेरे साथ है। देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। ये कहते हुए राधिका का चेहरा खिल उठा। वहीं दूसरी ओर शालू अपना 1 लाख का लहंगा पहनकर शादी के मंडप में आ चुकी थी। सब बस राधिका के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो मंडप में आई, सभी लोग बस उसे देखते ही रह गए। ललिता तो राधिका को इतना सुंदर देख बुरी तरह जल भुन गई। मनहूस काली कलूटी, तू इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? और इतना ज्यादा सुंदर लहंगा तेरे पास कहाँ से आया? जल्दी बता। ये मेरी माँ का जादुई ब्राइडल लहंगा है। क्या हुआ अगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। उनके आशीर्वाद की वजह से मुझे सुंदरता मिली है। राधिका की खूबसूरती देख सौरभ अपनी माँ सुजाता से बोला, माँ मैं शालू से शादी नहीं करूँगा, मैं राधिका के साथ शादी करना चाहता हूँ। देखो राधिका कितनी ज्यादा सुंदर है। सौरभ की ये बात सुन शालू गुस्से से बोली, सौरभ ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे छोड़ इस नौकरानी से शादी करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तो तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर तो तुम्हारी नौकरानी है, इसलिए मैं तुमसे नहीं अब राधिका से शादी करूंगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं मोहन से ही शादी करूंगी। राधिका ने सौरभ से शादी करने से इनकार कर दिया। राधिका ने खुशी खुशी मोहन से शादी की। शादी होती ही जादुई लहंगे के जादू से मोहन बहुत ही हैंडसम दिखने लगा। ये नजारा देख वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उसके बाद राधिका पति मोहन के साथ जादुई लहंगे की मदद से अपनी एक अलग दुनिया बसाई और खुशी खुशी रहने लगे। वहीं दूसरी ओर सौरभ शालू को मंडप में छोड़कर चला गया। आखिर में राधिका की सौतेली माँ और सौतेली बहन हाथ मलती रह गई। चुड़ैल बुलाने वाला भूतिया खेल। एक बार की बात है, जोधपुर नामक गांव में एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्कूल था, जिस स्कूल में गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाया करते थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। चलो जल्दी से अपनी बुक निकालो, मुझे चैप्टर नंबर 5 आज ही कंप्लीट कराना है। रुचिका मैम चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद
सभी बच्चों को होमवर्क करने के लिए देती है। बच्चों, आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ। मैथ के कुछ सवाल ये तुम्हें खुद सॉल्व करके आने हैं, किसी की भी मदद नहीं लेनी। जो भी बच्चा 10 सवाल में से 7 सवाल करके लेकर आएगा तो उसके नंबर फाइनल एग्जाम में जोड़े जाएंगे, ठीक है? रुचिका मैम सभी बच्चों को होमवर्क देकर चली जाती है। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल आते हैं। तभी रुचिका मैम सभी बच्चों से कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चों, मैंने जो होमवर्क दिया था करके ले आए हो? किसी की मदद तो नहीं ली? चलो एक एक कर सभी बच्चे मेरे पास आओ। तारा, वेरी गुड, फेल नहीं हुई। परी, गुड, तुमने भी 10 में से 6 सवाल किए हैं। दीपक, गुड। माही, ये क्या है, सिर्फ एक ही सवाल सॉल्व किया है? सब बच्चे सवाल सॉल्व करके लेकर आए हैं और तुम पूरे टाइम क्या करती रहती हो, पढ़ती नहीं हो क्या? रुचिका मैम, माही क्लास में पढ़ाई नहीं करती, वो तो छुप छुप कर हॉरर स्टोरी पढ़ती है। मैंने इसके पास बहुत सारी बुक्स देखी है जिन्हें वो पढ़ती रहती है। माही, प्रेरणा जो कह रही है वो सच कह रही है। तुम क्लास में हॉरर स्टोरी पढ़ती हो। चलो जाओ अपना बैग लेकर आओ। माही अपना बैग लेकर आती है, लेकिन वो घूर घूर कर बस प्रेरणा को ही देख रही थी, क्योंकि प्रेरणा की वजह से ही उसका सीक्रेट पकड़ा गया था। और रुचिका मैम जब उसका बैग चेक करती है तो 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 बुक्स निकलती है, और वो भी हॉरर स्टोरी की। ये क्या है, तुम स्कूल में आकर हॉरर स्टोरी पढ़ती हो? तुम ऐसी स्टोरी पढ़ती ही क्यों हो? ये सच्ची घटना पर आधारित नहीं होती, ये सब झूठ है, एक भ्रम है। इस दुनिया में भूत प्रेत आत्माएं जैसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। आज के बाद तुम्हें ऐसी स्टोरी पढ़ते हुए ना देखूं। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ये सब झूठ है और कुछ नहीं। मैम, ये स्टोरी झूठी नहीं है, ये सब स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है और इस दुनिया में भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। ओह अच्छा, इस दुनिया में भूत होते हैं? तुम्हारी तो मुलाकात भी हुई होगी भूतों से, तभी तो मुझसे इतनी जुबान लड़ा रही हो। रुको, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। और ऐसा कहकर रुचिका मैम इतनी ज्यादा गर्मी में उसे बाहर ग्राउंड में खड़ा कर देती है। माही को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और रुचिका मैम माही को पूरे 1 हफ्ते की सजा देती है। वो पूरा हफ्ता उसे बाहर ग्राउंड में ही खड़ा रखती है और उससे उसके सारे बुक्स पे छीन कर अपने पास रख लेती है। 1 हफ्ते बाद उसकी दोस्त कहती है, माही यार, तुझे तो अच्छी सजा मिली प्रेरणा की वजह से। अब तो तू हॉरर स्टोरी को हाथ भी नहीं लगाएगी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। उस प्रेरणा की बच्ची का नाम मत लो, उसे तो मैं ऐसे सजा दूंगी कि वो हमेशा याद रखेगी। मुझसे पंगा लेकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। मगर यार, उसे क्या सजा देगी, वो तो सभी टीचर्स की लाडली है। प्रिंसिपल मैम भी उसकी बहुत तारीफ करती है। मुझे नहीं लगता कि तू उसे सजा दे पाएगी। तुम्हें याद है, मैंने एक बार तुम्हें एक कहानी सुनाई थी स्कूल में भूत बुलाने वाले खेल की। अर्चना ने अपने स्कूल में जो खेला था, अगर हम स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेले और भूतों को बुलाए तो वो भूत प्रेरणा को अच्छी तरह से सबक सिखा सकती है। क्या कहती हो? माही यार, वो एक कहानी थी, तू तो सीरियस ही ले रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रुचिका मैम ठीक है तो कह रही थी, इस दुनिया में भूत वूत कुछ भी नहीं है। कहानियों में तो बस ऐसे ही झूठी मूठी कहानी लिख देते हैं। अर्चना ने स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेला और भूतों को बुलाया, उसे अपने वश में किया। ये सिर्फ एक कहानी में था, ऐसे सच में नहीं होने वाला। भूत वूत कुछ नहीं होते। बस मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है और कुछ नहीं। उस खेल को खेलने के लिए 4 लड़कियों की जरूरत होती है। तुम तीनों अगर मेरा साथ दोगी तो हम स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेल सकते हैं और उसके बाद उस भूत को अपने वश में करके प्रेरणा के पीछे लगा सकते हैं और वो भूत प्रेरणा को अच्छी तरह से सबक सिखा सकता है और उसके बाद तुम्हें भी भरोसा हो जाएगा कि इस दुनिया में भूत होते हैं। चल ठीक है, मान लिया हमने भूत बुलाने वाला खेल खेला और भूत आ भी गई, और अगर उस भूत ने हमें ही नुकसान पहुंचाया तो फिर क्या होगा? अरे यार, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। बादाम खाया करो। तुम्हें बताया नहीं था, जो इस खेल को खेलता है वो भूत उनका गुलाम हो जाता है और उसे जो कहते हैं वही करता है। वो हमें कुछ भी नहीं कहेगा। माही के कहने पर उसके दोस्त स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेलने के लिए तैयार हो जाती है और वो खेल स्कूल में ही खेला जाता। लेकिन रात को 12 बजे स्कूल में आना और स्कूल में वो भूतिया खेल खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन माही को मुश्किलों से खेलना पसंद था। यार, हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन स्कूल के गेट पर तो ताला लगा है। हम अंदर कैसे जाएंगे? ये खेल क्या घर में नहीं खेला जा सकता?
नहीं यार, ये खेल स्कूल में ही खेला जाता है। मैंने पीछे का रास्ता देखा है, हम उस रास्ते से अंदर जा सकते हैं। माही अपने दोस्तों को स्कूल के पीछे वाले रास्ते से अंदर ले जाती है। यार, हमें तेरी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। इस स्कूल में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और देख तो कितना ज्यादा सन्नाटा है। हमारे कदमों की आवाज भी ऐसी लग रही है जैसे हमारे साथ कोई और भी चल रहा हो। कहीं और कोई चल तो नहीं रहा यार? कहीं भूत का खेल खेलने से पहले ही इस स्कूल में पहले से ही कोई भूत तो नहीं है? माही, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें घर वापस चले जाना चाहिए। हम ये भूते खेल नहीं खेलते। प्रेरणा को कोई और सजा देने के बारे में सोचेंगे। चल वापस चलते हैं। तो बड़ी ज्यादा डरपोक है। तुझसे ज्यादा डरपोक तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जब मैं तुझे हॉरर स्टोरी सुनाती थी तब तो बड़े मजे लेकर सुनती थी, और अब जब भूतों से मिलने का समय आया तो ऐसे थर-थर कांप रही है। अरे यार, कुछ नहीं होगा। भूत ऐसे ही फ्री में किसी को डराने के लिए नहीं बैठे, उन्हें बुलाना पड़ता है। उनकी भी अपनी एक दुनिया है, उन्हें अपने वश में करना होता है। कहानी में सब कुछ साफ साफ लिखा तो था। चल ना यार, डर मत, मैं अपने साथ मोमबत्ती लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर माही मोमबत्ती जला लेती है और एक खाली क्लास में जाती है जहाँ पर चेयर, कुर्सी, डेस्क वगैरह कुछ नहीं थी, और वहाँ जाकर 4 मोमबत्ती जला देती है और उसके बाद अपने दोस्तों को खेल के बारे में समझाती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने 4 मोमबत्ती जला दी है। जब ये चारों मोमबत्ती बुझ जाएंगी उसके बाद भूत हमारे सामने प्रकट हो जाएगा और हमें भूत को वश में करने के लिए एक साथ बोलना है, मैरी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सामने प्रकट होने के लिए। अब तुम हमारे गुलाम हो। हम तुमसे ये चाहते हैं, हमें उससे जो भी कराना होगा हम उसे बता देंगे, लेकिन खेल शुरू हो जाने के बाद इमरजेंसी भी क्यों ना आ जाए, कोई कहीं नहीं जाएगा। खेल खराब नहीं होना चाहिए। अगर खेल खराब हुआ तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है, ठीक है? माही अपने दोस्तों को अच्छी तरह से खेल के बारे में समझा देती है, क्योंकि उसने वो स्टोरी कई बार पढ़ी थी और बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी। उसे पता था कि किस तरह से स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेला जाता है और भूतों को वश में किया जाता है। माही 4 मोमबत्ती जला देती है और उसके बाद चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है। मैरी, मैरी, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हारी आत्मा यहीं आसपास भटक रही है तो कृपया करके हमारे पास आओ। मैरी, मैरी, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हारी आत्मा यहीं आसपास भटक रही है तो कृपया करके हमारे पास आओ। मैरी, मैरी, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हारी आत्मा यहीं आसपास भटक रही है तो कृपया हमारे पास आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। माही ऐसा 3 बार कहती है और उसके बाद चारों मोमबत्ती बुझ जाती है और उसके बाद बहुत ही ज्यादा डरावनी डरावनी आवाज आनी शुरू हो जाती है। ऐसी आवाज माही और उसके दोस्तों ने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी, सिर्फ हॉरर स्टोरी में ही सुनी थी, लेकिन आज वो ऐसी आवाज लाइव सुन रही थी। माही को तो ज्यादा डर नहीं लगता, लेकिन उसकी तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो थर थर कांपने लगती है, उनके माथे पर पसीना आ जाता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा खतरनाक आवाज, इतनी खतरनाक आवाज तो मैंने सिर्फ टीवी में ही सुनी थी। मेरे तो कान ही फट जाएंगे। ये कितनी ज्यादा खतरनाक आवाज है। माही, माही, कितनी ज्यादा खतरनाक आवाज है। माही, ये कितनी ज्यादा खतरनाक आवाज है। और मुझे तो पायल की भी आवाज आ रही है। माही, मुझे लग रहा है मेरी आ गई है, मेरी आ गई है। जी, तूने क्या किया? मैंने कहा था कि जब तक भूत हमारे सामने प्रकट ना हो जाए तब तक कुछ नहीं बोलना, और तुमने इतनी सारी बकवास की। मैरी के आने से पहले ही तुमने अपना मुंह खोल लिया। अब ना जाने हमारे साथ क्या होगा। क्या होगा हमारे साथ? तुझे ही प्रेरणा को सजा दिलवानी थी ना। मैंने मना किया था, इतना ज्यादा डरावना खेल नहीं खेलते, लेकिन तुझे तो ये खेल खेलना था। अब क्या होगा? हम स्कूल से बाहर कैसे निकलेंगे? अब हमारे क्या होगा? माही और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। तभी उनके सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैरी नाम की चुड़ैल आ जाती है और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। हमें किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चुड़ैल जी, एक किताब में लिखा था कि अगर इस तरह से मैरी चुड़ैल को बुलाया जाता है तो वो उसके वश में हो जाती है, लेकिन उस किताब में ये भी लिखा था कि खेल बीच में नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरे दोस्त बीच में ही बोल पड़ी, जिस वजह से आप डिस्टर्ब हो गई। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। आप अपनी दुनिया में वापस चली जाओ, हमें माफ कर दो। हम इस स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल दोबारा नहीं खेलेंगे, हमें माफ कर दो। माही का इतना कहना ही था
और वो चुड़ैल उन चारों को हवा में लटका देती है और उसके बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। तुमने हमें पुकारा और हम डिस्टर्ब हुए। अब तुम चाहती हो कि हम अपनी दुनिया में वापस चले जाएं और वो भी खाली हाथ। अब हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तुम्हें ध्यान से खेलना चाहिए था वो खेल इतना भी आसान नहीं जितना तुमने आसान समझ रखा है। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। हम तो अपने घर पर झूठ बोलकर आए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम रात के 12 बजे स्कूल में आए और हमने स्कूल में आकर भूत बुलाने वाला खेल खेला। अभी चुड़ैल हमें कच्चा चबा जाएगी। माही की बच्ची, हमें तेरी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हो गया तुझे भरोसा? तू ही कहती थी ना कि भूत वूत कुछ नहीं होते, बस कहानियों में ही होते हैं। देख लिया, और मैंने ये खेल बस इसलिए खेला क्योंकि उसमें लिखा था कि मैरी को अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी दोस्त इतनी ज्यादा डरपोक है कि सारा खेल ही बिगाड़ देगी और मैरी चुड़ैल के हम चंगुल में फंस जाएंगे। चुड़ैल जी हमें छोड़ दो। हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देखिए हमें छोड़ दो। हम आपसे वादा करते हैं कि हम स्कूल में बुलाने वाला खेल दोबारा कभी नहीं खेलेंगे। चारों दोस्त बहुत ही ज्यादा रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो चुड़ैल उन्हें वहाँ से ले जाती है। अगले दिन सभी बच्चे हमेशा की तरह स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन आज माही और उसकी दोस्त नहीं आती। रुचिका मैम को लगता है कि उन्होंने आज की छुट्टी की होगी, लेकिन कुछ समय बाद जब उनके पेरेंट्स स्कूल में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन चारों ने छुट्टी नहीं की, बल्कि वो तो गायब हो चुकी है। देखिए, हमें नहीं पता कि आपके बच्चे कहाँ हैं। आप हमारे स्कूल में आकर इस तरह से शोर नहीं कर सकती। देखिए प्रिंसिपल मैम, हमारे बच्चे कल रात से गायब है। वो अभी तक घर नहीं पहुँचे। हम तो स्कूल में इसलिए आए हैं, क्या पता उनके दोस्तों को पता हो हमारे बच्चे कहाँ चले गए। देखिए, आपकी तरह हमें भी आपके बच्चों की बहुत चिंता है। वो इस स्कूल के स्टूडेंट्स थे और इस तरह से अचानक उनका गायब होना हमें भी बहुत दुख पहुंचा रहा है। मुझे लगता है कि आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। यहाँ पर समय बर्बाद मत कीजिए। वो सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेन करते हैं, लेकिन चारों का कोई पता नहीं चलता। प्रेरणा चारों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो ऐसे ही स्कूल में घूम रही थी। तभी उसे वो क्लास नजर आती है जहाँ पर चारों ने स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेला था। जहाँ पर आधी अधूरी मोमबत्ती जली हुई है, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, चार। और ये तो माही की ब्रेसलेट है जो हमेशा पहने रखती थी, और ये शिखा की घड़ी है। इसका मतलब लास्ट टाइम वो चारों इसी क्लास में थी। मुझे ये बात रुचिका मैम को बतानी चाहिए। प्रेरणा तुरंत रुचिका मैम के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। प्रिंसिपल मैम और रुचिका मैम दोनों उस क्लास में आती है और वो क्लास का नजारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि दीवारों पर खून लगा हुआ था। 4 मोमबत्ती अधूरी जली हुई थी। ये देखकर वो भी सन्न रह जाती है कि आखिर इस क्लास में हुआ क्या था। मैम, माही को हॉरर स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक था ना, वो 24 घंटे उन्हें पढ़ती रहती थी। रुचिका मैम, आपने जब उसका बैग चेक किया था तो उसके बैग में 5 बुक्स निकली थी। आप उन्हें मुझे लाकर दीजिए, जरूर हमें वहीं से हिंट मिलेगा। रुचिका मैम वो सभी बुक्स प्रेरणा को लाकर दे देती है और वो एक एक कर उन्हें पढ़ती है। तभी उसे स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल की कहानी नजर आती है। रुचिका मैम, देखिए, मुझे लगता है माही और उसके दोस्तों ने यह स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेला है। लेकिन इस खेल में तो खेलने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि उस भूत को वो अपने वश में कर लेते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ जो वो चारों गायब हो गई? ये खेल हमारे स्कूल में खेला गया है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब हमें कुछ भी करके उन चारों को बचाना होगा, लेकिन कैसे? प्रेरणा बेटा, आगे बढ़ो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। पहले तो मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास ही नहीं था, लेकिन इस दुनिया में भूत होते हैं। बेटा जल्दी ढूंढो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। प्रेरणा वो 5 बुक्स पढ़ती है, लेकिन उसे कोई हिंट नहीं मिलता और प्रेरणा बार बार उस बुक्स को पढ़ती है कि कहीं न कहीं उसे हिंट मिल ही जाएगा, और प्रेरणा कामयाब हो जाती है। उसे एक छोटा सा हिंट मिल जाता है। मैम, एक हिंट मिला है जिससे हम उन चारों को भूतों से बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें भूत का खेल खेलना होगा, वो भी स्कूल में रात के 12 बजे। प्रिंसिपल मैम, रुचिका मैम, प्रेरणा और एक स्टूडेंट और वो चारों भूतिया खेल खेलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उन्हें उन चारों को बचाना था। और वैसे ही वो चारों भी भूतिया खेल खेलने के लिए स्कूल में रात के 12 बजे आ जाती है। प्रेरणा सबको अच्छी तरह से समझा देती है और सब अच्छी तरह से समझ भी जाते हैं और वो खेल खेलने के लिए बैठ जाते हैं।
और वो खेल खेलना शुरू कर देते हैं। इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें और कमेंट करें।